जय हिंद दोस्तों। तो हम एनडीए के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार सवाल है और ये बिल्कुल रीसेंट का पेपर है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो रैंडम मॉक्स लगाने की बजाय अब प्रीलिम्स भी पास आ रहा है धीरे धीरे, तो हमें जो यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन है उन्हें हमें कवर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपीट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसे आंसर करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ना है। देखिए, पूछ रहे हैं कि संविधान की स्केड्यूल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स के बारे में बात की गई है। अब ये पहली बार नहीं पूछा गया है। सिविल सर्विसेज 1998 में, 2004 में, सीएपीएफ 2016 में और भी बहुत बार ये सेम सवाल पूछा गया है, जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि किस स्केड्यूल में ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन की बात देखने को मिली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए पूछा गया कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो स्पीकर या चेयरमैन के पावर्स हैं उन्हें बढ़ाया गया। तो अगेन यहाँ पे हम एंटी डिफेक्शन लॉ की ही बात कर रहे हैं। एंटी डिफेक्शन जो प्रोविज़न है हमारे 52nd अमेंडमेंट का, उसी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो स्पीकर या चेयरमैन के पावर है उन्हें बढ़ाया गया और उन्हें पावर मिला कि किसी भी एमपी को जो रूल से नहीं चल रहे हैं उन्हें डिफेक्शन के मामले में शामिल किया जा सके। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय, यानी अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, उन्होंने डिफेक्शन का मामला है उनके ऊपर, तो वो बात सही है या नहीं, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है, इसका जो होलसेल अथॉरिटी है वो किन के हाथों में होती है? लोकसभा के स्पीकर के हाथों में होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के डिस्क्वालिफिकेशन में कौन सी चीज़ अप्लाई नहीं होती है? पहला ये कि अगर कोई मेंबर जो है वो अपने पार्टी से निकल जाता है और इसलिए क्योंकि दूसरी पार्टी का मर्जर हो गया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर कोई मेंबर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जैसा इलेक्ट हो चुके हैं, वो अपनी मर्जी से उस पार्टी के मेंबरशिप को छोड़ देते हैं और इसके बाद वो रीज्वाइन करते हैं जैसे ही वो ऑफिस होल्ड करने से सीज हो जाते हैं उसके बाद। तो देखिए, इसमें क्या पूछ रहे हैं ये कि डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड कौन सा नहीं अप्लाई होता। ठीक है, नोट आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि कोई पार्टी है, उस पार्टी का जो मेंबर है वो दूसरे पार्टी में चला गया, लेकिन ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वो पार्टी ही मर्ज कर ली गई, तो ऑब्वियसली ये डिफेक्शन नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारे आंसर में आएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर कोई मेंबर है वो इलेक्ट होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में, वो अपनी मर्जी से मेंबरशिप को छोड़ देते हैं या फिर वो रीज्वाइन करते हैं, तो उस केस में वो डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। आंसर इसका सी है, बोथ। देखिए, एंटी डिफेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो हम यहाँ नहीं कवर कर सकते, हमने ऑलरेडी कवर किया है, इसलिए अभी हम सिर्फ पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पीवाईक्यूज थे, और भी सवाल है बट उसमें वो डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन सा स्केड्यूल है। ठीक है, कौन सा स्केड्यूल है? ये 10th शेड्यूल है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आई नो ये आपको पता होगा, बहुत ही आसान सवाल है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे आप पहले अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल की जो ड्यूटीज़ होती हैं, यानी अटॉर्नी जनरल का जो काम होता है वो ये होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दें लीगल मैटर्स पर, और इसी के साथ ही वो अदर ड्यूटीज़ को भी जो लीगल कैरेक्टर के हैं उन्हें परफॉर्म करें टाइम टू टाइम, जो प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें दिए गए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे देश के, जो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं, और उन्हें खुद भी हेल्प मिलती है बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की। तो यहाँ पे क्या सही है? देखिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात देखने को मिलती है, और अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ में ये भी शामिल है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दें लीगल मैटर्स पर। तो इस तरीके से ये पहला बिल्कुल सही है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दिया जा रहा है अटॉर्नी जनरल के द्वारा, ये टाइम टू टाइम रेफर किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी रोल जो है वो बहुत बड़ा है, और अटॉर्नी जनरल का फर्स्ट रोल अगर हम देखें तो वो तो यही है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर के जैसा एक्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो एक्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर, यानी प्रथम विधि अधिकारी के जैसा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर के जैसा एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये प्रिंसिपल लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट के, यानी संवैधानिक गवर्नमेंट को सलाह देने का ये काम करते हैं, गवर्नमेंट को लीगल मुद्दों पर ये सलाह देने का काम करते हैं। इनके पास कुछ पार्लियामेंट्री राइट्स भी होती हैं,
पार्लियामेंट्री राइट्स में ये होता है कि ये किसी भी संसद भवन में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। राइट टू स्पीक होता है, राइट टू स्पीक होता है किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बट इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बार बार ये पूछते हैं वोटिंग राइट होता है या नहीं, तो वोटिंग राइट नहीं होता है अटॉर्नी जनरल के पास, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट बाय, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये कोई होल टाइम कंसिल नहीं होते हैं। होल टाइम कंसिल का मतलब क्या है कि ये अपना अदर लीगल वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं। मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट की काउंसिलिंग के लिए नहीं, ये अपने अदर लीगल वर्क को भी बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ, अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ है कि वो एडवाइस दें गवर्नमेंट को, ये बात बिल्कुल सच है। दूसरा, ये सॉलिसिटर जनरल, तो देखिए सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी ये बात सही है, ये सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं और अटॉर्नी जनरल के हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट, अब ये आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप पेपर भी देख सकते हो, कौन से पेपर का ये क्वेश्चन है, रिसेंट का ही है, AORO का। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए क्या पूछ रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं। पहला ये कि ये प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर के अकॉर्डिंग ऑफिस होल्ड करते हैं। दूसरा ये कि ये इन्हें कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऐसा प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही है, तो दोनों गलत है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ये ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट की मर्जी से ही ये रिमूव होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रसाद पर्यंत्र कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें जो MP होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी होगा, बिकॉज दोनों गलत है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है और इसमें आपसे अटॉर्नी जनरल के बारे में सवाल पूछा गया है। पहला ये कह रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये केवल इकलौते ऑफिसर होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारे संविधान के अनुसार जो अटॉर्नी जनरल है, ये अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करते हैं, ये गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। जब वो रिजाइन करते हैं तो वो किन्हें सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट को। और ये चीज़ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझना जरूरी कि ये चीज़ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है और जब जो गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है उन्हीं को ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो आप पहले इसे अटेम्प्ट करिए। तो उम्मीद है आपने वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट किया होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है ये, क्योंकि जब भी ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है तो ये आप ध्यान रखिए कि क्या ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही होगी तो फिर डेफिनेटली आपने उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा होगा। बट यहाँ पे क्या आपने कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात देखने को मिली हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बेयर एक्ट भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ साफ जो है 4 क्लोजेज में, आर्टिकल 76 के 4 क्लोजेज आपको बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 4 क्लोजेज, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 76 के पहले क्लॉज में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पर्सन को। यही रीजन है कि बैच में हमने पूरा बेयर एक्ट से पढ़ा पॉलिटी को। क्यों? क्योंकि फिर सिर्फ बुक से, कोई भी स्टैंडर्ड बुक या गाइड बुक से इनफ नहीं है चीज़ें, हमें बेयर एक्ट रेफर करना ही होगा क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है एक पर्सन को हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जैसा, सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, ठीक है। पहली चीज़ तो यही पूछ लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये पूछी जाती है कि सेकंड क्लोज में क्या है, तो ये अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दें, ठीक है। तो एडवाइस देना है, एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किन मुद्दों पर? लीगल मैटर पर, ठीक है। और ये रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑब्वियसली, है ना, ये हमने पढ़ा अभी। इसके बाद थर्ड क्लॉज की बात करते हैं। तो थर्ड क्लॉज में क्या है कि जब ये अटॉर्नी जनरल के रूप में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो इनके पास राइट टू ऑफ ऑडियंस होता है, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। ये किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में ऑडियंस के जैसा, ऑडियंस के रूप में जाकर बैठ सकते हैं और इन प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा आपको। चौथी चीज़ यहाँ पे ये है कि अटॉर्नी जनरल जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर। और जो रेमुनरेशन इन्हें मिलता है, यानी जो सैलरीज वगैरह पर्क्स वगैरह मिलते हैं, वो किनके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि हमारे संविधान में जो ये वर्ड बोला गया ये भी गलत है सेकेंड स्टेटमेंट में। और एक्चुअली जो हमारे संविधान के एक सदस्य थे उन्होंने इस बात पर डिबेट भी करा था, ये चीज़ हमें कहाँ से किस तरीके से लेकर जानी, हमें संविधान में ये बातें लिखनी या नहीं, बट ये चीज़ एट द एंड रिजेक्ट कर दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये भी देखा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो अपना रेजिग्नेशन तब सौंपते हैं जब सरकार बदलती है, ठीक है। बट वो चूंकि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं किसी भी समय पर, बट जनरली वो सरकार बदलने पर अपना रेजिग्नेशन देते हैं। आई होप आप समझ पाए। और यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल भी हैं, सॉलिसिटर जनरल भी हैं, और कोई भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर हैं, वो सारे ही लोग मिनिस्टर्स के साथ चेयर शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात बोली गई है कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो सेकेंडरी लॉ ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, ये बात सही थी, ये भी सही थी। और इस क्वेश्चन में जो हमने देखा कि जो अटॉर्नी जनरल है और जो सॉलिसिटर जनरल है ये केवल इकलौते ऐसे लॉ ऑफिसर हैं जो पार्लियामेंट की मीटिंग में भाग लेते हैं, ये बात गलत है। अटॉर्नी जनरल भी हैं, सॉलिसिटर जनरल भी हैं, इसके अलावा कोई भी अदर लॉ मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, ठीक है, तो ये लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी हमारे जो अदर लॉ मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है वो अपना रिजिग्नेशन देता है जब गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है वहीं उन्हें रिजाइन करती है उस टाइम पे। देखिए ये बात संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। सिंपली बात यह है कि अटॉर्नी जनरल अपना रिजिग्नेशन लेटर गवर्नमेंट को सबमिट तो करते हैं जब सरकार बदलती है तब, बट वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इस वजह से सेकंड भी गलत है, तो दोनों ही गलत है, आंसर होगा डी, नीदर वन नो टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को और सॉलिसिटर जनरल को। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों ही पद हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं। तो देखिए हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के बारे में हमें ये बात देखने को मिलती है कि आर्टिकल 76 में है, बट सॉलिसिटर जनरल वाली बात हमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इस वजह से सेकंड जो है वो गलत है, पहला सही है। पहला इसलिए से क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं और सॉलिसिटर जनरल को भी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, वन ओनली। और एक बात और कि जो सॉलिसिटर जनरल है वह किस तरीके से अपॉइंट होते हैं ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं कमिटी को, उस कमिटी का नाम है अपॉइंटमेंट। ये जो कमिटी है वो बेसिकली किस तरीके से काम करती है वो आप समझ लीजिए। इस कमिटी का नाम है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। ये रिकमेंड करती है और अपॉइंट जो है वो रिकमेंड करती है और अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल को जो अपॉइंट है वो कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट ये जो रिकमेंडेशन है वो कमिटी के द्वारा की जाती है, रिकमेंडेशन जो है कमिटी के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो प्रपोजल है अपॉइंटमेंट का ये जनरली जो है वो मूव किया जाता है जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के या लॉ सेक्रेटरी के लेवल के जो होते हैं लीगल अफेयर्स के डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इस वजह से जो पहला सही है दूसरा गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये एनडीए का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो पहले लॉ ऑफिसर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी हमने पढ़ा। दूसरा ये कि उनके पास अपनी बात रखने का हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अधिकार होता है, लेकिन ये राइट टू वोट नहीं इन्हें मिलता। ये बात भी सच है, राइट टू वोट नहीं होता है, बट ये अपनी बात रख सकते हैं। सी और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है, अटॉर्नी जनरल को जो है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चौथा, ये एक होल टाइम कंसेल होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये होल टाइम कंसेल नहीं होते हैं, अदर लीगल एक्टिविटीज़ को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे हमसे पूछा गया कितने स्टेटमेंट सही है, तो 3 स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन से 3 स्टेटमेंट? पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। नाम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी सिमिलर है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आप ट्राई करिए।
इसमें पूछ रहे हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में ही है। पहला ये कह रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है ये एंटाइटल्ड होते हैं सभी प्रिविलेजेस के साथ जो कि एक एमपी को मिलती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है ये मेंबर ऑफ कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट का भाग होता नहीं, कैबिनेट का भाग क्यों, कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, ये गलत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, गलत, प्रेजेंट करते हैं अपॉइंटमेंट। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट। सारे प्रोविजंस आर्टिकल 76 से उठाए गए हैं। बेयर एक्ट अगर आप रेफर कर लेते हो तो अलग से आपको कोई गाइड बुक की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछ रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं कि ये इनके पास राइट टू ऑडियंस का अधिकार होता है, जिससे ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑडियंस के रूप में सारी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। दूसरा ये कि इन्हें प्रेसिडेंट जो डिसाइड करते हैं उसी के आधार पर सैलरी मिलती है या रेमुनरेशन मिलता है। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के ये क्वालिफाइड होते हैं। चौथा ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस दे सकते हैं लीगल मैटर में। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, बिकॉज इनके पास केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि अदर कोर्ट में भी राइट टू ऑडियंस का अधिकार होता है ना। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, देखिए ये आर्टिकल्स आप पढ़ोगे 76 के अंदर ही तो आप समझ जाओगे कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सारे कोर्ट में, ये देखिए इनिशियली मैंने बता दिया है कि इनके पास पार्लियामेंट्री राइट्स हैं जिसमें वो किसी भी हाउस में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाकर प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और ये होल टाइम कंसल नहीं होते हैं। ओके, नाउ आगे नॉट करेक्ट आपको बताना है अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, इसका आंसर ये है क्योंकि ये गलत है ओनली वर्ड के कारण, बाकी चीज़ें बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो पहले आप अटेम्प्ट करिए। देखिए कह रहे हैं कि वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। दूसरा ये कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वही उन्हें भी मिलते हैं। पहली बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं एज पर आर्टिकल 76। ठीक है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि ही इज एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। एमपी के जो प्रिविलेजेस होते हैं वही अटॉर्नी जनरल को ही मिलते हैं। तीसरा ही है होल टाइम कंसल, ऐसा कुछ नहीं है, अदर लीगल वर्क भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वर्क देखेंगे ये, तो ये होल टाइम कंसल नहीं होते हैं। तीसरा गलत है। चौथा ये कह रहे हैं कि इनके पास सेम क्वालिफिकेशन होगी जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिक्वायर्ड है, सच बात है ये, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर आर्टिकल 76। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट पॉइंट है यहीं पे लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं एक ऐसे पर्सन को जो कि क्वालिफाइड होते हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ये अपॉइंट किए जाने के कैपेबल होते हैं, उन्हें ही प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही है, बट हमसे आई थिंक गलत पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा गलत है, केवल तीसरा गलत है। तो आंसर जो है वो बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सीडीएस का क्वेश्चन था, सीडीएस 2018 का। अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, सीएपीएफ का क्वेश्चन है। पहला ये कह रहे हैं कि इनके पास राइट टू स्पीक होगा, यानी ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा ये कि इनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होगा सभी कोर्ट में, यानी किसी भी कोर्ट में जाकर ये ऑडियंस के जैसा पार्ट ले सकते हैं। तीसरा ये कि इनके पास क्वालिफिकेशन होगी टू बी रिक्वायर्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। चौथा ये होल टाइम कंसिल होते हैं। तो आप देखो बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं ना, ये होता है पीवाईक्यूज के रिपीटेशन की वैल्यू। ठीक है, तो चौथा गलत है और आई थिंक हमसे अगेन गलत पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, ये भी सीएपीएफ का ही सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट। आई होप आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, देखिए तभी फायदा है। तो ये सीएपीएफ 2020 का सवाल है। पहला ये कह रहे हैं कि जो क्वालिफाइड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्हें ही क्वालिफाई किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो राइट ऑफ ऑडियंस के रूप में एंजॉय करते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे। बट अभी हमने पढ़ा कि ये ऑल कोर्ट में एज अ ऑडियंस पार्ट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल 76 से क्लोज 3 में बताया गया है कि राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, सभी कोर्ट में राइट ऑफ ऑडियंस के रूप में ये पार्ट ले सकते हैं। तो इस वजह से जो बी है वो गलत है और गलत हमें बताना है, तो आंसर बी यहाँ पे सही है। ही सी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट, ये बात बिल्कुल सही है। ही रिसीव रेमुनरेशन एज डिटरमिनेंट ऑफ प्रेजेंट, ये बात भी सही है। तो ए सी और डी बिल्कुल सही है, दैट मीन्स बी गलत है और गलत हमें बताना है, तो आंसर बी है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल के बारे में हमें करेक्ट बताना है।
2 क्वेश्चन इनकरेक्ट वाले थे, ठीक है। अभी ये करेक्ट वाला है। पहला कह रहे हैं कि इनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल, बार बार वही पूछ रहे हैं। सेम प्रिविलेजेस होते हैं एमपीज के जैसे, सही बात है। राइट ऑफ ऑडियंस होता है सभी कोर्ट में, बिल्कुल सही बात है। सैलरी और एक्सपेंसेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होते हैं। देखिए सैलरी और एक्सपेंसेस क्यों कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होंगे, ये तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं ना, अभी हमने कितनी बार पढ़ाई है। चौथा गलत है, चौथा आप हटा दो, आंसर सही है ऑप्शन ए 123। सारे सवाल हो गए आई थिंक, और कुछ है इन्हें कर लेते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल के बारे में ही पूछ रहे हैं और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। पहला ये कह रहे हैं कि लोकसभा के प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरा ये कि लोकसभा के कमेटी का सदस्य बन सकते हैं। तीसरा लोकसभा अपनी बात रख सकते हैं। चौथा लोकसभा में वोटिंग कर सकते हैं। तो देखिए जो आर्टिकल 88 है इसमें बताया गया है कि हर एक मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल इनके पास ये राइट होगा कि ये राइट टू स्पीक यानी ये अपनी बात रख सकें, और इसके अलावा जो भी प्रोसीडिंग हैं, जो भी हाउस में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनमें वो भाग ले सकें, टेक पार्ट कर सकें, और जॉइंट सीटिंग में भी इवन और कोई भी पार्लियामेंट की कमेटी में भी वो भाग ले सकते हैं। बट सेल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट, लेकिन इस आर्टिकल के कारण ये वोट नहीं दे सकते हैं। समझ गए ना। मीन्स बहुत सिंपल सी बात है कि मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं प्लस अटॉर्नी जनरल, इनके पास राइट है किस चीज़ का, राइट टू स्पीक, ठीक है पहली चीज़। और इसके साथ ही ये सारे प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, ठीक है प्रोसीडिंग्स में, और कोई भी चाहे वो जॉइंट सीटिंग हो या कैसी प्रोसीडिंग हो। इसके अलावा किसी भी कमेटी का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है किसी भी कमेटी का पार्ट बन सकते हैं, बट वोटिंग का राइट इनके पास नहीं होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में ये भाग ले सकते हैं, लोकसभा की कमेटी का मेंबर बन सकते हैं, लोकसभा अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। आई होप आपको इन क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिल रही होगी। इसी तरीके से हम अपने बैच में भी चीज़ें कवर करते हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक वाइज PYQs होते हैं ये हमें कंप्लीट क्लैरिटी देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि ये बार बार जानना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल के पास क्या राइट्स होती हैं क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये पूछ रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि इनके पास सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग। तीसरा ये कि पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर होने चाहिए। चौथा ये कि पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसेस से इन्हें रिमूव किया जाता है। देखिए प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हैं, तो चौथा गलत है। और तीसरा ये कह रहे हैं पार्लियामेंट का जो है मेंबर होने चाहिए, बिल्कुल गलत। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये थोड़े होता है, तो ये तीसरा भी गलत। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2। ये बात बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट के जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें जो है आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन ए 1 एंड 2। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए। ये जो सारे सवाल थे ये अटॉर्नी जनरल वाले टॉपिक से संबंधित है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ये आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्या पूछ रहे हैं कि किस कमिटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अपर हाउस इन्होंने लिखा है तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा होता है। पहला कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा एस्टिमेट कमेटी, तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये देखिए ऐसा सवाल पहले भी आया है ना, नो हैव मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। CDS का क्वेश्चन है 2013 का, और ये NDA का क्वेश्चन है 2024 का, सिमिलर से सवाल है। पहला कह रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तीसरा एस्टिमेट कमेटी, और चौथा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए कमेटी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स कैसे होते हैं। तो देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर है उनमें जो नंबर है वो 22 है, ठीक है। 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें से जो 15 है वो लोकसभा के होते हैं और जो 7 है वो राज्यसभा के होते हैं। इस तरीके से जो टोटल है 22 मेंबर बनते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मेन रोल है वो है गवर्नमेंट की, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेन रोल क्या है कि गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स है उनको एग्जामिन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। ये रिपोर्ट सौंपती हैं, ऑडिट करती हैं रिपोर्ट को फ्रॉम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और ये यही देखती हैं कि जो पब्लिक मनी है वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही खर्च किया गया है, क्योंकि जो जनता के पैसे हैं वो पार्लियामेंट की सूझबूझ के बाद खर्च किए जाते हैं। कंपोजिशन कैसा है मैंने बता दिया, 22 मेंबर टोटल होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। डेफिनेटली यहाँ पे लगभग आधा रखने की कोशिश की गई है, लोकसभा के आधा राज्यसभा में मेंबर रखने की कोशिश की गई है, ठीक है समझ गए। उसके बाद
अगली कमेटी यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। अब आप अनुमान लगा कि एस्टीमेट कमेटी का क्या काम होगा, ठीक है, क्या काम होगा बताइए। एस्टीमेट कमेटी बजट के एस्टीमेट को इवेलुएट करने का काम करती है, जो बजट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद ये सजेशन देती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और एफिशिएंटली हम मैनेज कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो टोटल 30 मेंबर होते हैं। अनुमान समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, जो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ पीपल है, जनता का हाउस है, यानी जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं वहाँ पे। इस कारण से फाइनेंशियल ओवरसाइट में ज़्यादा एक्टिव रोल निभा पाता है लोकसभा। समझ गए ना इसका लॉजिक? तो इस वजह से एस्टीमेट कमेटी में केवल और केवल लोकसभा के मेंबर हैं। तीसरी यहाँ पे जो कमेटी की बात की गई है वो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इस कमेटी का रोल क्या है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं, जो पीएसयूज होते हैं, उनको उनके रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम करती हैं, ठीक है, रिपोर्ट को जो एग्जामिन करने का काम करती हैं। इसके अलावा ये अगेन पीएसयूज का फंक्शनिंग कैसी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है, इन चीज़ों पर ये गौर करती है। कॉम्पोजिशन क्या है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह ही इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 मेंबर्स आर देयर इन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसमें से 15 होंगे लोकसभा से और 15 का ही आधा, आई नो 7.5 होता है बट हम पॉइंट में नहीं ले सकते ऑब्वियसली मेंबर्स को। 15 और 7 इस तरीके से टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आप ध्यान रखोगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से हैं। एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा से हैं, बट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में अगेन लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन किसमें जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, तो एस्टीमेट कमेटी में नहीं होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2 ओनली। यहाँ पे पूछा गया है किस कमेटी में राज्यसभा से मेंबर नहीं होते, तो एस्टीमेट कमेटी में नहीं होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी आप देख सकते हो पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये दोनों यही तो है। समझ गया ना? मतलब ऊपर का ये 3 ऑप्शन उठा करके नया क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे होता है, ठीक है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, ये होता है। एनडीए सीडीए सब में होता है, सिविल सर्विस में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने प्रूव किया है ऑलरेडी कि हर साल 30-35 सवाल जो है पीवाईक्यूज और एनसीईआरटीज मिलाकर आते हैं। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल है। जब मनी बिल पास होता है तो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती हैं। तो लिमिटेड पावर का मतलब क्या है? राज्यसभा के पास जो है मनी बिल पहुंचा तो है, बट अब ये क्या कर सकती हैं? या तो ये बोलें कि इसे पास करो, ठीक है, या फिर वो कुछ सलाह दें कि इसमें ये बदलाव लाओ। बट ये सलाह लोकसभा के पास जाएगी तो उनके पास अब ये ऑप्शन है, या तो वो उसे माने या फिर बिना माने ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लॉजिक है मनी बिल का। बट मनी बिल के पास ऑप्शन है कि बस 14 दिन तक वो रख सकती है रोक करके, उतने के अंदर ही उन्हें रिकमेंडेशन देना ही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 14 डेज, ठीक है। मनी बिल के ऊपर बहुत सवाल है, 50 से ज़्यादा सवाल है, मैंने करवाया हुआ ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिकल 19(1) के बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट हमें बताना है। पहला कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा ये कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बोथ होगा, बिकॉज आर्टिकल 19(1) के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये बेयर एक्ट है। देखिए इसमें क्या बताया गया, सभी सिटीजन के पास राइट होगा, और ये हमें 6 राइट मिले हैं, ठीक है, 6 राइट्स हमें मिले हैं अंडर आर्टिकल 19। यहाँ नीचे बताया गया है कि ये जो राइट्स हैं ये स्टेट को रोक नहीं रहे हैं कोई नया कानून बनाने से, या कोई ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। सेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, ठीक है, स्टेट को कोई कानून बनाने से नहीं रोक रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाली बात भी की गई है। तो ये जो पहला ये कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल सच है, ये एब्सोल्यूट नहीं है ये राइट्स, इनमें बदलाव किया जा सकता है, जब भी पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ इनको चेंज कर सकती हैं। दूसरा ये कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इस आर्टिकल के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो और डिटेल में अगर हम समझें तो देखिए आर्टिकल 19(1) जो है इसमें हमें सर्टेन फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, ठीक है, एसोसिएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवमेंट है, राइट टू मूवमेंट है, उसके बाद राइट ऑफ रेजिडेंस है,
आवास का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस, इसके अलावा राइट टू चूज एनी प्रोफेशन है, राइट, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इवन स्पीच भी लिख दे रहा हूँ मैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 6 राइट्स हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद राइट टू असेंबली है ना, उसके बाद राइट टू एसोसिएशन है। तो ये टोटल 6 राइट्स जो हैं ये हमें आर्टिकल 19 के तहत देखने को मिलते हैं। अब ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम जो 6 तरीके के, ये कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है गवर्नमेंट को कि वो इन फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इन फ्रीडम को रोक सकते हैं। ये पार्लियामेंट के हाथों में पावर है, समझ गए ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार ये जो फ्रीडम है ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या सिक्योरिटी के कंसर्न में या बाकी किसी मुद्दे पर गवर्नमेंट इनको रोक सकती है, इन फ्रीडम्स को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19 के क्लोज 2 से लेकर आर्टिकल 19 के क्लोज 6 तक ये साफ तौर से बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। रीजनेबल का मतलब होता है तर्कसंगत और रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। कुछ नियम के आधार पर रोक लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दोनों सही, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के बारे में पूछ रहे हैं और पंचशील पर पहले ही बहुत सवाल आए हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के, ये हमें बताना है। और ये जो पंचशील एग्रीमेंट है ये जैसा कि आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच हुआ था 1954 में। पहला कह रहे हैं म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दूसरा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, तीसरा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, चौथा कल्चरल कोऑपरेशन। देखिए जो 5 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम पंचशील कहते हैं, ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं ये पंचशील कहलाते हैं। और ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं ये हमें साइनो इंडिया वॉर यानी 1950 साइनो इंडिया एग्रीमेंट में, बेसिकली नॉट वॉर, साइनो इंडियन एग्रीमेंट 1954 के तहत देखने को मिले। और कौन कौन से थे ये? तो पहला ये था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो है वो सम्मान किया जाएगा, सोवरेनिटी का सम्मान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा, यानी एक दूसरे पर कोई एग्रेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि हमें पता है ये चीज़ें किस हद तक एप्लीकेबल हुई, बट स्टिल। तीसरा ये पॉइंट था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही चौथा जो है वो इक्विलिटी की बात की गई, इक्विलिटी कोऑपरेशन, ताकि दोनों को फायदा हो, ठीक है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट है वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मीन शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो कोएग्जिस्ट करें दोनों देश। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, बट कल्चरल कोऑपरेशन नहीं है, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए पंचशील का कौन सा प्रिंसिपल नहीं था। पहला ये कह रहे हैं नॉन अलाइनमेंट, दूसरा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तीसरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, चौथा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नॉन अलाइनमेंट वाली बात कहीं भी देखने को नहीं मिली। पहला कह रहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट सही है, दूसरा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, तीसरा म्यूचुअल सपोर्ट वर्ल्ड फोरम में, और चौथा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। तो ऑब्वियसली कोई वर्ल्ड फोरम वाली बात नहीं देखने को मिली थी। अब ये आप देखो, ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये सिविल सर्विसेज का और ये सीडीएस का, बट तीनों सेम ही सवाल है। तो बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू इसी तरीके से रिपीट करते हैं। ये जो चीज़ें मैंने एनोटेट करी हैं इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। समग्र बैच और जो बाकी हमारी बैच है उनके बारे में भी आप हमारी टीम से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।